नमस्कार विद्यार्थियों, साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किए गए कार्य को एक जूल कहा जाता है। तो कहा जाता है जब 1 न्यूटन का बल किसी पिंड को 1 मीटर तक विस्थापित करता है, उसको कहा जाता है क्या? 1 जूल कार्य कहा जाता है। तो हमारे पास आता है कि कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है क्या? बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। ठीक है, इसको लिख सकता हूं W बराबर F इंटू एस। तो देखिए, बल का मात्रक क्या होता है? इस बल का मात्रक न्यूटन होता है, इंटू आपका विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो जब मैं किसी वस्तु पर 1 न्यूटन क्या लगाऊं? बल लगाऊं और वो 1 मीटर विस्थापित होती है, तो हमारे पास क्या आता है? 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कार्य के मात्रक क्या क्या होते हैं। तो कार्य के मात्रक, तो कार्य का मात्रक होता है कार्य का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का दूसरा मात्रक सुनिए, किलो जूल। किलो जूल। कार्य का दूसरा अगला मात्रक है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर, इसको क्या बोलते हैं? एनएम बोलते हैं। और इसको बोलते हैं क्या? केजी। केजे बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होते हैं? तो ये होते हैं 1000 जूल। अब हमारे पास आता है बल। बल, तो जो बल होता है वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण के हमारे पास क्या होता है? बराबर होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण, अर्थात F बराबर हमारे पास क्या होता है? ma होता है। देखिए, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है। अर्थात इसको n से डिनोट किया जाता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक कण स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, फिर इसके क्या होता है? गतिज ऊर्जा हमेशा शून्य से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, जब कोई भी वस्तु क्या करती है? गति करती है। कोई भी वस्तु गति करती है तो गति कण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² होता है। 1/2 mv² होता है। एम यहां पर क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। और वी यहां पर क्या है? वो है वस्तु का वेग। वस्तु का वेग होता है। आपकी जो गतिज ऊर्जा है, इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है। एक और हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh। एम यहां पर क्या है? वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान। और एच यहां पर है क्या? ऊंचाई है, अर्थात हाइट है। और जी यहां पर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। इसका मात्रक क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण का? तो इसका मात्रक होता है क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायनेमो खालिस्तान परिवर्तित करता है। तो एक जो डायनेमो होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए, जो डायनेमो है ये कौन सी धारा उत्पन्न करता है? तो ये धारा उत्पन्न करता है दिष्ट धारा। कौन सी धारा? दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, ध्यान में रखना है। अब देखिए, अगर हमें पूछे क्या ध्वनि ऊर्जा को
ध्वनि ऊर्जा को अगर पूछे विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बोलता है माइक्रोफोन। कौन बदलता है? माइक्रोफोन बदलता है। अगर हमें पूछे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में, तो वो आपका बदलता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर बदलता है। ठीक है। हमें पूछे विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बदलता है कौन, बैटरी। वो बदलती है आपकी बैटरी बदलती है। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। क्या करनी है, हमें गणना करनी है। तो आपको पता होगा कि आपका पावर बराबर क्या होता है, अर्थात शक्ति बराबर, तो शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन में समय। क्या होता है, कार्य अपॉन में समय। अर्थात P बराबर क्या होता है, W अपॉन में T। इस W का मतलब क्या होता है, ऊर्जा होती है, तो इसको लिख सकते हैं E भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखना है आपको। तो हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऊर्जा बराबर हो जाएगा E बराबर P गुणा T हो जाएगा। पावर हमें कितनी दे रखी है, अर्थात P हमें दे रखा है कितना, 200 वाट। तो और टाइम हमें दे रखा है कितना, 5 आवर। तो यहां पर रख देता हूं 200 गुणा 5, तो ये कितना हो गया है, 1000 वाट। क्या है, 1000 वाट। हमें इसको किलोवाट में बदल लूं, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो किलो में बदलूंगा तो किससे भाग दूंगा, 1000 से। तो 3 जीरो से 3 जीरो, हमारे पास आ गया है 1 किलो वाट, ये आया है। मतलब एक इकाई आ गई। इस किलोवाट को क्या बोलते हैं, एक इकाई। क्या बोलते हैं, एक इकाई। तो एक दिन में एक इकाई ऊर्जा की खपत की जाती है। हमें क्या पूछ रखा है, एक सप्ताह में कितने ऊर्जा खपत की जाएगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं एक को किसे गुणा कर दूं, 7 से, तो हमारे पास कितनी हो गई है, 7 इकाई। क्या हो गई है, 7 इकाई हो गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है हमारे पास, 3 हमारा राइट आंसर हो गया है। अब देखिए हमारे पास है शक्ति। क्या है, शक्ति है। क्या होती है शक्ति, कार्य करने की दर को बोलते हैं, कार्य करने की दर क्या कहलाती है, दर, शक्ति कहलाती है। शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। और शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा मात्रक वो क्या होता है, किलोवाट होता है, किलोवाट। इसको बोलते हैं के डब्ल्यू। और एक किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध में संग्रहित जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो पानी ठहरा हुआ है, मतलब एक स्थिति में है, तो उसमें पाई जाएगी स्थितिज ऊर्जा। क्या है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, जो आपकी स्थितिज ऊर्जा है, इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, mgh होता है। क्या होता है, mgh। यहां पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, h यहां पर क्या है, ऊंचाई है, और g हमारे पास क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और इस g का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। एक और हमारे पास है क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। m यहां पर क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, v यहां पर है वस्तु का वेग। जो गतिज ऊर्जा का मान है ये ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं। जबकि आपका जो गतिज ऊर्जा है इसका मान क्या हो सकता है, मान ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। अब समझिए कि जो कार्य होता है वो क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, अर्थात डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस होता है। ये हमारे पास क्या है, कार्य है। पहला है बल और वस्तु के बीच का कोण, बिल्कुल इस पर डिपेंड करता है। कैसे, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक यहां पर वस्तु है, मैं इस वस्तु पर इस दिशा में क्या लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं, तो इस दिशा में बल लगा रहा हूं, और इसी दिशा में क्या लग रहा है, आपका डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेस में मतलब विस्थापित हो रही है, दूरी तय कर रही है। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बना, तो 0 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, अब सुनिए मेरे पास एक वस्तु ये यहां पर है, यहां पर है, देखिए आपका ये फुटबॉल है, मान लीजिए इस दिशा में ने इसको किक मारा तो बल इस तरफ लगा, लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है, फ्रिक्शन, जो आपका घर्षण बल होता है ना, वो वस्तु की विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण बल तो इस तरफ लगेगा, बल एफ, घर्षण भी क्या है, बल है। और फुटबॉल किस तरफ विस्थापित हो रहा है, इस तरफ, मतलब डिस्प्लेस इस तरफ हो रहा है, विस्थापित। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बन गए हैं, 180 डिग्री का कोण। तो देखिए आपका बल और विस्थापन के बीच में बनने वाले कोण पर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो ये तो हमारा सत्य की इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है लागू किए गए बल पर, बिल्कुल जब हम बल लगाते हैं, देखिए प्रत्येक वस्तु पर बल लगाया जा रहा है, तो बल पर भी क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। इसके अलावा देखिए विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट पर भी क्या करती है, निर्भर करती है, क्योंकि देखिए आपके फॉर्मूले में क्या रहे हैं, बल भी आ रहा है और विस्थापन भी आ रहा है, तो इस पर तो डिपेंड कर रहा है। प्लस में इसके बीच पर बनने वाले कोण पर भी क्या कर रही है, विस्थापन आपका डिपेंड कर रही है, लेकिन वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो बल है, सॉरी कार्य है, कार्य का मात्रक कैसे निकालेंगे। तो कार्य का मात्रक देखिए आपका बल है किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, और विस्थापन को किस में मापते हैं, मीटर में। तो इस प्रकार से बल कार्य का मात्रक आया है न्यूटन मीटर। इसके अलावा कार्य का मात्रक पूछे, ऐसा ही मात्रक, तो वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। इसके अलावा कार्य का मात्रक एक और होता है किलो जूल। क्या होता है, किलो जूल भी होता है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो वो नहीं है क्या, वाट। क्या नहीं है, वाट। ये किसकी इकाई है, तो ये इकाई है शक्ति की। किसकी इकाई है, शक्ति की, जिसको बोलते हैं पावर, जिसको क्या बोलते हैं, पावर। और पावर का सूत्र क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में टी, अर्थात कार्य अपॉन में, कार्य अपॉन में समय होता है। ठीक है, अब हमारे पास आती है ऊर्जा। क्या आती है, ऊर्जा, एनर्जी। देखिए ऊर्जा, ऊर्जा है, आपकी ऊर्जा है, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होते हैं, तो ऊर्जा के जो मात्रक होता है, एक तो हो गया है न्यूटन मीटर। क्या हो गया है, न्यूटन मीटर। ऊर्जा को क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। अगला हमारे पास है वाट घंटा। क्या है, वाट घंटा। इसके अलावा है किलो वाट घंटा, ये भी इसका ही मात्रक है। अगला है कैलोरी, कैलोरी भी ही इसका मात्रक है। अगला हमारे पास है अर्ग। क्या है, अर्ग है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, जूल। इसका ही मात्रक क्या है, जूल। क्या होता है, जूल होता है। तो देखिए कार्य के हमारे पास कई मात्रक हैं। किलो जूल हो गया है, किलो जूल हो गया है। ठीक है, किलो कैलोरी आ गया, इसके अलावा किलो जूल, किलो जूल, ये भी इसके ही क्या है, आपके मात्रक हैं। क्या है,
मात्रक है। लेकिन हमें पूछे कि ऊर्जा या कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो जो जूल है वो कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। क्या है? ऐसा ही मात्रक है। ठीक है। इसके अलावा आपका अर्ग हो गया है। अगर हमें पूछे क्या कि एक अर्ग बराबर कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर -7 जूल के बराबर होता है। और हमें पूछे एक कैलोरी का मान कितना होता है, तो होता है 4.186 जूल होता है। और हमें पूछे क्या 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है ऊर्जा या कार्य के मात्रक के बारे में। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऋणात्मक कार्य की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो वो क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अब देखिए जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। तो बल और विस्थापन के बीच में क्या बनता है? कोण बनता है। अगर बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का क्या बनता है? कोण बनता है। तो जो कार्य है वो क्या होता है? धनात्मक होता है। धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य। लेकिन अगर कोण क्या होता है? 180 डिग्री का कोण बनता है इनके बीच में, तब कार्य क्या होगा? तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? ऋणात्मक कार्य। क्या होगा? ऋणात्मक कार्य। लेकिन अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, राइट एंगल बनता है, तो जो कार्य होगा वो क्या होगा? शून्य कार्य होगा। क्या होगा? शून्य कार्य होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। क्योंकि आपका जो कोस 0 डिग्री का मान होता है, कोस 0 डिग्री का मान वो कितना होता है? 1। और कोस 180 डिग्री का मान जो होता है वो कितना होता है? -1। और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है? 0 होता है। देखिए जो कार्य बराबर होता है ये होता है एफ एक्स कोस थीटा। क्या होता है? एफ एक्स कोस थीटा। तो जैसे ही 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जमीन की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने पर कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कुल ऊर्जा क्या होगी? स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो देखिए कुल ऊर्जा क्या होती है? स्थिर। मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी स्थिर। ठीक है। इसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इन दोनों का योग क्या कहलाता है? यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो मैं यहां पर लिखता हूं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा कैसे समझिए, जैसे मेरे पास यहां पर क्या है? कोई पिंड है, यहां पर कोई पिंड है और यहां पर पृथ्वी की सतह है। ठीक है। जब ये वस्तु इस समय क्या है? स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक है। और मान लीजिए यहां पर इसमें जो स्थितिज ऊर्जा है, यहां पर लिखता हूं स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और यहां पर क्या लिखता हूं? गतिज ऊर्जा। मान लीजिए यहां पर स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक है और मान लेता हूं 20 जूल है। क्या है? 20 जूल है। और यहां पर गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए यहां से यहां पर आई, तो अब देखिए स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। मान लीजिए 15 जूल है। क्या है? 15 जूल है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 5 जूल हो जाएगी। अब मान लीजिए और नीचे आई, तो यहां पर क्या हो जाएगी? मान लीजिए आपकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई है? 5 जूल हो गई है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 15 जूल हो जाएगी। और यहां पर लास्ट में जमीन की सरफेस पर आ गई है, तो स्थितिज ऊर्जा तो 0 जूल हो गई है और ये हो जाएगी 20 जूल। अब समझिए, देखिए कुल ऊर्जा कितनी हो गई है? देखिए समझिए, दोनों का योग कीजिए, कितना आया है? 20 जूल। और यहां पर भी कितना आ जाएगा? 20 जूल। और यहां पर भी कितना हो जाएगा? 20 जूल। और यहां पर भी कितना है? 20 जूल। तो देखिए ऊर्जा है वो क्या है? स्थिर है, 20 जूल है। ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है। ये क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ऊर्जा
संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। तो देखिए यहां पर क्या ऊर्जा नष्ट हो रही, क्या नहीं नष्ट हो रही, ना तो उत्पन्न हो रही है और ना ही नष्ट हो रही है, इसलिए ऊर्जा क्या है? स्थिर रहती है। अब चलिए अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 4 किलोग्राम और 16 किलोग्राम के दो निकाय की गतिज ऊर्जा समान है तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? तो हमें क्या पूछ रखा है? संवेग के बारे में पूछा है। तो आपका देखिए गतिज ऊर्जा और संवेग में एक रिलेशन होता है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके द्वारा दर्शाते हैं? काइनेटिक एनर्जी के ई। तो के ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m होता है। ये होता है आपका गतिज ऊर्जा और आपके संवेग में अंतर। पी यहां पर क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो हमें क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मैं पी का मान निकाल लूं तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 2m के और ई, और इस पर ये 2 है, पावर 2 है, तो इस पर क्या लग जाएगा? ये अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या लिख लेता हूं? तो मैं मान लेता हूं जो 4 केजी है इसके लिए तो मान लेता हूं P1 मान लेता हूं, P1 अपॉन में P2, ऐसे अनुपात निकालना है। तो P1 तो मान लेता हूं इसको 2 के ई, 2m के ई, ये मेरे पास है, और अपॉन में ये दूसरा मान लेता हूं इसके भी नीचे 2m के ई, ये है मेरे पास। ठीक है, चलिए तो अंदर रख दीजिए हमारे पास क्या? द्रव्यमान को क्या रख देंगे? देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये m1 है और ये m2 है। तो हमें निकालना है संवेगों का। तो m1 कितना है? 4 है, ये अंडर रूट के अंदर रख दो। और m2 कितना है? ये भी हमारे पास कितना है? 16 है। तो 4 किसका? 4 का रूट क्या जाएगा? 2, अर्थात रूट आ गया है 2, और 16 का आ गया है 4। ये कट गया है 2 के पहाड़े से 1/2, तो हमारे पास आ गया 1:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो गया है? राइट आंसर हो गया है। तो आपको ध्यान में रखना है गतिज ऊर्जा और संवेग में ये रिलेशन क्या होता है? तो ये के ई बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m। m यहां पर क्या है? द्रव्यमान है। m बराबर द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये होते हैं आपकी क्लास के 10 क्वेश्चन आज के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना। के ई का आ गया है तो के ई से के ई कट गया है। क्या हो गया है? क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या है यहाँ पर देखिए, गतिज ऊर्जा क्या है? समान है, तो के ई से के ई कट जाएगा, तो m1 और m2 बचेगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। जितना ज्यादा सपोर्ट आपसे मिलेगा हम उतना ज्यादा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे और उसका एनालिसिस करते रहेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।